चलिए जी। गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आज पहला दिन है जिनका, वो कौन कौन है एक बार बता दो। आप दो और आपका फर्स्ट डे है। और कल कौन कौन नहीं आया था? आपका एग्जाम था इस वजह से नहीं आया? अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित। ठीक है। जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है या जो कल नहीं आए थे, एक बार मैं बता देता हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। और सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो कंटेंट हो चुका है वो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगा, और क्लास साथ में हमारी रिकॉर्ड भी होती है। ठीक है, तो आपको अगर बाद में कभी देखनी है तो ये लेक्चर आप फिर से भी देख पाएंगे। ठीक है, चलो फिर। हम लोगों ने, देखो मैं आपको बता दूं, आपको वैसे पता होगा, सी सीट जो आपका एग्जाम है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसमें हम लोगों को 4 पेपर पढ़ने होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, मैं आप लोगों को पेपर 3 करवाऊंगा। इसमें हाफ कंटेंट मेरा रहेगा, हाफ विपिन अग्रवाल सर करवाएंगे। ठीक है जी। ये पेपर 3 जो है ये हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। और पेपर 3 का नाम है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि जो इकोनॉमी है हमारी, और जो बिजनेस हम लोग करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, इससे रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है जी। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पेपर 3 है, इसका चैप्टर नंबर 4 मैंने आप लोगों को करवाना शुरू करवाया है। और चैप्टर 4 में जो कंटेंट हमारा रहेगा किस चीज से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, ये हमने पढ़ना शुरू किया है। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो कोई और नहीं, जो आपने पहले पढ़ा है जिसके बारे में आपको मालूम है। टॉपिक रहने वाला है आपका शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं। एंड आई थिंक सो आप सबको पता भी होगा शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं। मैंने कल की क्लास में और परसों जो है शेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। और कल मैंने बताया था कि शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हाँ जी, लेट हो गए? गेट बंद कर दो बेटा। ठीक है जी। एक बात मेरे को बता दो, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, चाहे फर्स्ट डे है या कल आए थे या छुट्टी पे थे, आप शेयर्स क्या होते हैं ये सबको पता है? ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, एक अच्छे लेवल पे कंपनी का बिजनेस हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती है। ठीक है, जब कंपनी की कैपिटल, when the capital of company is divided into smaller units, then each single unit is known as share। ठीक है जी। एक कंपनी जब अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती है तो हर एक छोटा टुकड़ा कंपनी के कैपिटल का क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। और जो शेयर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। ये बात सबको पता है, सबको समझ में आती है। कल की क्लास में मैंने सिर्फ इक्विटी शेयर के बारे में बताया था, आज हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक बार जिन बच्चों ने कल पढ़ लिया था नो इश्यू, जिन्होंने नहीं पढ़ा था फिर से बता देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर तो आज हमें पढ़ना है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, फटाफट से देखेंगे भाई। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिन्होंने पढ़ा वो रिप्लाई करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास 2 राइट्स होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 राइट दिए जाते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर कौन होता है ये पता है सबको? जिसके पास शेयर होगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। ठीक है जी। तो कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये अपने साथ 2 राइट्स लेकर के चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास 2 राइट होते हैं, कौन कौन से? पहला राइट तो होगा डिविडेंड से रिलेटेड, जो कि बोलता है कि इनको डिविडेंड मिलेगा, प्रायोरिटी रहेगी। इनको डिविडेंड मिलेगा पहले, प्रायोरिटी का मतलब होता है पहल की जाएगी। जब डिविडेंड बटेगा तो इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। और दूसरा राइट क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जब भी कंपनी बंद होगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी मतलब पहल किससे? इक्विटी वालों से। तो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरीज 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। प्रेफरेंस का मतलब कि पहले, आपको पहले पूछना, भाई 2 ऑप्शन है, किसी एक को प्रेफरेंस देना। तो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, कौन से शेयर्स जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। कौन से राइट्स? एक तो डिविडेंड उनको पहले मिलेगा, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब होगी तो वाइंडिंग अप के टाइम
जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होती है तो इनको पहले दी जाएगी, किससे? इक्विटी वालों से। ठीक है जी। और इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है भाई। इनको जब इशू किया जाता है तो पहले से ही बता देते हैं भाई आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, भाई आपको 5% मिलेगा, 11% मिलेगा, 9% मिलेगा, पहले से फिक्स कर दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या होता है भाई? इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट होती है क्या? नहीं। ठीक है, हर टाइम मिलेगा ही मिलेगा हर साल, ये श्योर होता है क्या? नहीं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये बात मैंने अब तक बताई थी। जिसका पहला दिन है उसको समझ में आ गई ये बातें? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं हमने जो अभी तक पढ़ा है। हम लोगों ने यहां से पढ़ना शुरू किया था भाई, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो देखो भाई, फटाफट से देखेंगे, जिसको भी जो डाउट है बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दे, इतनी बात आप सबको समझ में आती है क्या? देखो, टाइप्स ऑफ शेयर कहते हैं दो तरीके के शेयर होते हैं, जिसमें पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को और क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स बोला जाता है, जो कि ओनर्स कैपिटल को शो करते हैं किसी भी कंपनी में। कहते हैं इक्विटी शेयर जिसके पास होता है, यानी कि द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो इन शेयर्स को होल्ड करते हैं वो क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं। दे हैव ए कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इनका कंट्रोल होता है कंपनी की वर्किंग पे। कंपनी की वर्किंग पे कंट्रोल होने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के डिसीजंस ये लेते हैं। और मैनेजमेंट के डिसीजंस ये कैसे लेते हैं बेटा? ये मीटिंग में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया वो काम करेगा। जब कंपनी की मीटिंग होती है तो इनसे पूछा जाता है कि हम लोगों को ये काम करना है, क्या आपकी अप्रूवल है? भाई सीधी सी बात है, देखो मैंने आपको बोला कि बच्चों हम सब ना मूवी देखने चलेंगे, कौन कौन जाना चाहता है? और मैं बोलता हूं कि जब मैक्सिमम बच्चे यानी कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स हाँ करेंगे तो वो काम होगा, मना करेंगे तो नहीं होगा। अब मान के चलो 50 स्टूडेंट्स हैं, 26 ने हाँ बोल दिया, तो मेजोरिटी हो गई ना। 25-25 ईच है, तो इट मींस डिसीजन ना तो यस की तरफ है ना नो की तरफ है। फिर एक एक्स्ट्रा वोट किसका होगा? मेरा होगा। भाई मेरे को क्या लगता है? और मान लो 50 में से 40 स्टूडेंट्स कह रहे हैं चलना है तो चलना है, और सिर्फ 10 बच्चे कह रहे हैं चलेंगे, यानी कि 40 मना करें, इट मींस हम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? क्लास करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ये ऐसे कंट्रोल करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है? कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है किसके बाद? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया होता है। ये बात समझ में आती है? द रेट ऑफ डिविडेंड इन दीज शेयर्स, कहते हैं जो रेट ऑफ डिविडेंड है डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं। हो सकता है इनको ज्यादा डिविडेंड मिले और हो सकता है इनको कोई डिविडेंड ना भी मिले। ये क्या किस लिए हुआ भैया? क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। ये बात समझ में आती है सबको? पक्का? इक्विटी शेयर क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, कहते हैं इक्विटी शेयर जो खरीदता है उसके पास राइट टू वोट आ जाता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, एंड क्लेम ऑन एसेट्स। क्लेम ऑन एसेट्स का मतलब होता है कि जब एसेट्स बेची जाती है ना कंपनी की, और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी। एसेट्स लाइबिलिटीज तो सबको पता है ना। एसेट्स मतलब कंपनी की वो चीजें जिनसे कंपनी पैसा कमाती थी, वो बेच दी गई। लाइबिलिटीज मतलब उधारी, कर्जा जो दे दिया, फिर जो पैसा बचता है उसके ऊपर किसका क्लेम होता है? कौन मांगता है उस पैसे को? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, कई तरीके की इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, जैसे ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट, बोनस, स्वेट इक्विटी। ये अभी करवा दूंगा आपको। कहते हैं इक्विटी शेयर की अलग अलग तरीके की वैल्यू हो सकती है। फेस वैल्यू हो सकती है जिसपे इशू किया जाता है, इशू प्राइस हो सकता है, ठीक है, बुक वैल्यू हो सकती है, मार्केट वैल्यू कौन कितने में खरीदना चाह रहा है, स्टॉक मार्केट वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है उसके शेयर की। ठीक है, ये सिर्फ बातें बताई गई है। मेन जो आपके क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे वो अभी तक, एक बार मैं ये आपको इक्विटी शेयर कैपिटल करवा दूं, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एमसीक्यू आ सकता है। जितने एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं ना सारे बता दूंगा। ठीक है, कहते हैं नॉर्मली एक कंपनी की शुरुआत होती है इक्विटी फाइनेंस के साथ। उसका पहला सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? आप जब बिजनेस करेंगे तो सबसे पहला पैसा कौन लगाएगा? कोई बाहर वाला या आप खुद? खुद। कहते हैं एक कंपनी कभी भी ऐसे ही शेयर कैपिटल इशू नहीं करती, एक लेवल आने के बाद वो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करती है। सबसे पहले आज मान के चलो मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो पहले पैसे कौन लगाएगा? मैं। फिर किससे मांगूंगा? मेरे घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बैंक के पास चला जाऊंगा लोन लेने के लिए। पब्लिक से कब पैसा डिमांड कर सकता हूं मैं बड़े लेवल पे? जब मेरी कंपनी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी।
क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, एक सीधी सी बात सुनो, आज मैं आपको बोलता हूँ मेरे कंपनी शुरू करनी है, मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, तुम सब मिलके दे दोगे क्या? क्यों नहीं दे रहे? ट्रस्ट नहीं है? क्या पता कंपनी चले ना चले, कैसे क्या है। एक मैं बोलूं, मेरे 10 साल से एक कंपनी है, ये बैलेंस शीट रही, देख लो इतना अच्छा प्रॉफिट कमाता हूँ, अब मैं सिर्फ एक्सपेंशन करना चाहता हूँ। अभी तक मेरा काम था हिसार में, अब मैं चाहता हूँ पूरे हरियाणा में मेरा काम फैला दूं, 50 लाख रुपए की जरूरत है। अब ट्रस्ट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है इस कंपनी में एसेट्स ऑलरेडी, पैसे नहीं दिए तो एसेट्स बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे। तो यही बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल जब मार्केट में इशू की जाती है ना, तो ऐसे नहीं होती। एक कंपनी जिसको काफी समय हो जाता है और जो काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही होती है, तब, क्योंकि आपके पास कुछ होना भी चाहिए ना दिखाने के लिए। शेयर होल्डर्स को कुछ बताओ तो गए ना कि ये हमारी कंपनी है, इतना पैसा हम लोग कमाते हैं, इतनी चीजें हैं, ये बैलेंस शीट है। ऐसे ही तो कोई पैसे नहीं दे देगा। प्रोस्पेक्टस बड़ा है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते थे बेटा, प्रोस्पेक्टस दिया होगा स्कूल वालों ने। कभी देखा स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें क्या लिखा होता है बेटा? ये स्कूल है, ये स्कूल का नाम है, स्कूल इतने सालों से चल रहा है, ये कोर्स करवाता है, ये एक्टिविटीज होती हैं, इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये स्कूल का रिजल्ट रहा है। प्रोस्पेक्टस मतलब आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपनी चीजों के बारे में एक ओवरव्यू देना। तो कंपनी जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो प्रोस्पेक्टस में पता है क्या लिखा होता है? ये हमारी कंपनी है, इस साल में शुरुआत हुई थी, इतने प्रॉफिट कमाते हैं, ये हमारा काम रहता है, ये हमारी ब्रांचेस हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इतना प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं। तब जाके क्या, देखो किसी को पता कैसे चलेगा? एक प्रोस्पेक्टस ही तो वो जरिया जिसके थ्रू आप लोगों को बता सकते हो, या आप मीडिया में अपनी प्रेजेंस रखें, तब जाके क्या होता है, शेयर कैपिटल डिमांड कर सकते हो आप। ठीक है? तो कहते हैं पहले कंपनी की जो शुरुआत होती है वो पैसा ओनर्स लगाते हैं, प्रमोटर्स लगाते हैं। एक लेवल तक जब ग्रोथ हो जाती है तो रिक्वायरमेंट होती है और कैपिटल की, कंपनी को फर्दर ग्रो करने के लिए। द कंपनी देन फाइंड्स एन इन्वेस्टर, कंपनी एक इन्वेस्टर ढूंढती है, दोस्तों से, रिलेटिव से, वेंचर कैपिटलिस्ट, म्यूचुअल फंड्स, एक स्मॉल ग्रुप हो। उसके बाद वो आकर के एट द एंड जब कुछ सोर्स नहीं बचता, फिर वो क्या करते हैं, इक्विटी कैपिटल इशू करते हैं शेयर होल्डर्स को। दोस्तों का मतलब आपको पता है, रिलेटिव्स का मतलब आपको पता है, वेंचर कैपिटलिस्ट और म्यूचुअल फंड्स वैसे डिटेल में आएंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में। अभी के लिए आप ये मान के चलिए ये एक ग्रुप ऑफ पर्संस होता है जो आपको पैसे देने के लिए तैयार होता है। एक बेसिक एग्जांपल दे दूं, इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती है ना, तो हो सकता है वो इंश्योरेंस कंपनी हो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रही हो। बैंक के पास पैसा होता है बहुत सारा, हो सकता है बैंक आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखो आज मैं ओपनली ये बोलूं कि इस इंडिया में, मतलब इस भारत में जितने लोग रहते हैं उसमें से जो भी चाहे मेरे को पैसा दे सकता है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने लोग पैसा देंगे? बहुत कम। और एक मैं खुद से ऐसे 20-30 लोग ढूंढ लूं और उनसे बात करूं, पर्सनल मीटिंग करूं, भाई मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें से 20-30 तैयार हो जाएंगे, ये ज्यादा चांसेस है। तो ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ लिखा गया है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, कि आप खुद से ढूंढ लेते हैं रेदर देन आप सबको बोलने के लिए ओपनली मार्केट में, ओपन मार्केट में नहीं बोलते कि मुझे पैसा चाहिए। ठीक है जी? पॉइंट कम्स कहते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कंपनी जब बहुत लेवल पे पहुंच जाती है, बहुत बड़ी कैपिटल उसको चाहिए होती है, फिर वो आईपीओ लेकर के आती है, एफपीओ लेकर के आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी मार्केट में पहली बार शेयर इशू करती है, और कहते हैं उसके बाद बार बार करेंगे तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। पहली बार शेयर इशू किए आईपीओ, दूसरी तीसरी चौथी बार किए एफपीओ। ठीक है जी? ये भी पब्लिक ऑफर होता है, ये भी पब्लिक ऑफर होता है, ये पहला होता है इनिशियल, ये बार बार होता है तो फर्दर फॉलो ऑन भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी? डन? इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट से रिप्लाई करते हैं अपने नाम के साथ। आपको क्लियर है बेटा? आपको आपको एक बात बता दूं मैं पहले, किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो, शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब ऐसे सोचोगे ना, हाय सारी क्लास ने हाँ बोल दिया, मैं ना बोलता कैसा लगूंगा, क्या पता आपका जो सवाल हो वो बाकियों का दिमाग ही ना चला हो इतना। और आज नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? किससे पूछोगे? एक छोटी सी बात बताता हूँ, इतने ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं। मान के चलो एक एडवोकेट है, पढ़ लिख के एडवोकेट बनते हैं, ये तो पता होगा, एलएलबी करनी होती है आपको, डिग्री लेनी होती है। उसको जब स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते थे, ठीक है, उसने पूछा नहीं, कोई डाउट आता था कि क्या होगा, ऐसे कत्ल कर दिया जाए तो क्या सजा होगी, ऐसे प्रॉपर्टी का विवाद हो जाए तो क्या सजा होगी, कैसे सुलझाया जाएगा, क्योंकि उसको शर्म आती थी।
ठीक है, पेपर किसी तरीके से पास हो गए, नंबर आ गए, डिग्री मिल गई। आज वो कोर्ट में जाता है, एक क्लाइंट उसके पास आता है कि मेरा ये केस हो गया, मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ। अब किससे पूछने जाएगा वो? बताओ। क्या वो कोर्ट में जज से पूछ सकता है कि जज साहब एक डाउट है, आप मेरा पहले वो डाउट क्लियर कर दो फिर मैं बताता हूँ? क्या वो अपने किसी दूसरे एडवोकेट के पास जा सकता है? जा तो सकता है, लेकिन क्या ये श्योर है वो एडवोकेट उसकी हेल्प करेगा? अब तो वो बिजनेस आ चुका है ना, अब तो उसको पता चलेगा अच्छा इस एडवोकेट को नहीं आता, वो तो क्लाइंट खुद के पास बुलाएगा, तुम्हारे एडवोकेट को तो पता ही नहीं। फिर क्या करेगा वो? अब तो आप एडवोकेट हो ना, अब तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जवाब दोगे क्लाइंट को। अब पूछ लो जो पूछना है। आप जब पढ़ लिख के सीएस बन जाओगे, फिर तो आपको खुद को ही देखनी पड़ेगी ना चीजें, कोई समझाने वाला थोड़ी होगा। आप यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट लॉज, हर रोज नए लॉ आते हैं। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, कंपनीज एक्ट 1956 था, पता है आपको पहले होता था? आपने पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013? क्या 2013 के बाद कोई चेंज नहीं आया एक्ट में? अमेंडमेंट एक्ट्स, अमेंडमेंट्स आती हैं, रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं। वो आपको खुद को पढ़नी पड़ती है, कोई अमेंडमेंट आएगी खुद को समझनी पड़ती है। तो अभी आपके पास ऑप्शन है पूछने का, कहीं समझ में ना आए तो पूछो, ओपनली पूछो, भाई मेरा ये सवाल है, मेरे को जवाब दे दो। और इसी चीज के लिए यहाँ आ रहे हो ना, नहीं पूछोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछना है। चलो भाई, बाकी बच्चे रिप्लाई करेंगे भाई, सिर्फ हिमांशी और मंजू दो बच्चों ने रिप्लाई किया है। इसके अलावा जो दो तीन बच्चे क्लास लगा रहे हैं वो भी रिप्लाई करते फटाफट से। अब बात आती है इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी हो सकती है। कहते हैं एक होती है ऑथोराइज्ड, एक होती है इशूड, एक सब्सक्राइब्ड, एक पेड अप। पहले ये समझेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड भी बोला जाता है भाई। और पहले बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आपको ये लाइन लिख के दे दी जाएगी, इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट एंड एग्रीज अपॉन। बता दो कौन सी होती है, क्या वो इशूड बोलते हैं, सब्सक्राइब बोलते हैं, पेड अप बोलते हैं, या ऑथोराइज्ड बोलते हैं? चार ऑप्शन आ जाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको लिखा जाएगा दीज शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट बट दे गेट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। वो कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलती है? ऑप्शन दे देंगे, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, बोथ, या नन ऑफ द अबव? तो आपको हाँ प्रेफरेंस ऐसे बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है भाई? कहते हैं जो कंपनी के एमओई में लिखी जाती है। कंपनी जब अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करती है तो उसके कैपिटल क्लोज में उससे पूछा जाता है कि हे कंपनी, तुम बता दो तुम कितनी कैपिटल लेना चाहते हो मैक्सिमम। और ये आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ पे आप लिखोगे उस पे एक फीस आपको देनी होती है। जितनी ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो मान के चलो इन्होंने लिखा मुझे 100 करोड़ मैक्सिमम जो मैं उठा सकती हूँ भाई, आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में मेरे को लगता है इतने ही पैसे मेरे को बोरो करने होंगे। अब चाहो तो इसको चेंज करवा सकते हो, 10 साल में आपने 100 करोड़ रुपए मंगवा लिए सारे, अब और मंगवाने हैं तो इसको चेंज करवा के 200 करोड़ करवा सकते हो। इसे क्या बोला जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? अब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, मान के चलो 50 करोड़ रुपए का, तो इसे क्या बोला जाएगा? इशूड शेयर कैपिटल। जो मार्केट में इशू कर दिया आपने कि हाँ जी हमें 50 करोड़ रुपए दे दो, इशूड कैपिटल। समझ में आ रहा है? रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। भाई 100 करोड़ तक वो कंपनी पैसा उठा सकती है। अभी कितना इश्यू किया मार्केट में? 50 करोड़। ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा 90% सब्सक्रिप्शन का रूल है। ये हो सकता है एक्ट में 85% भी कर दिया जाए, 95% भी कर दिया जाए चेंज करके। और एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख भी सकती है। क्या कंपनी लॉ के खिलाफ जा सकती है? क्या कानून के खिलाफ? मेरी बात सुनो, दो तरीके के रूल्स होते हैं। एक तो जो कानून ने बनाए, गवर्नमेंट ने बनाए, मैं मेरे खुद के रूल्स बना सकता हूँ। जैसे कि मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ये एक हाईवे है, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना रोड। गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि इस हाईवे पे आप 80 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। क्या मैं मेरा रूल नहीं बना सकता? मैं तो 60 किलोमीटर से तेज नहीं चलाऊंगा। मेरा खुद का रूल हो गया ना, मेरे पर्सनल, मेरे प्रिंसिपल्स है, मैं तेज गाड़ी नहीं चलाता भाई।
क्या मैं ये बना सकता हूँ मेरा रूल 90 किलोमीटर से तेज नहीं चलाऊं? समझ रहे हो? तो हम खुद के रूल्स बना सकते हैं ना, लेकिन कब तक? जब तक कि वो गवर्नमेंट के, जब तक वो लॉ के अगेंस्ट ना हो। समझ पा रहे हो? लॉ ने बोला 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मैं कहता हूं मेरी कंपनी में तो 92% आना चाहिए, तो ये कर सकता हूं ना। लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता कि 80% आना चाहिए। समझ रहे हो? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये सबको पता है कि जितनी शेयर कैपिटल आपने इशू की उसके कम से कम 90% तक लोग खरीदने के लिए तैयार हो। यानी कि अगर मैंने 50 करोड़ इशू किया तो कम से कम 90% क्या कितना हो गया भाई इसका? 45 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार हो, देने के लिए कंपनी को 45 करोड़ के शेयर्स खरीदने के लिए लोग तैयार है कम से कम। 46, 47, 48 भी हो सकते हैं, हो सकता है 50 करोड़ भी हो। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि सिर्फ 90% ने ही एग्री किया, तो ये क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? ऑथोराइज्ड मतलब वो मैक्सिमम कैपिटल जो आप चाहते हैं 100 करोड़, उसमें से इश्यूड कैपिटल जो आपने मार्केट में इशू किया कितने? 50%। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब किया कितनी भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, मान लो 46 मान लो, चलो आप ये कहोगे आपने 90% कर लिया। 46 करोड़ के शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब कैसे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी भेज दी। मान लो जिस दिन मैंने ये शेयर इशू किए, एक शेयर मान के चलो 10 रुपए का है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि आपको 2 रुपए एप्लीकेशन के देने हैं, ठीक है, और 3 रुपए आपको अलॉटमेंट मनी देनी है, यानी कि 5 रुपए, आधे रुपए अभी देने हैं। मैंने ऐसा बोला। ये बात समझ में आती है सबको कि इतने देने हैं? तो यानी कि मैंने 46 में से कितने मंगवाए अभी? 23 करोड़, आधे हो गए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेशन जितने, क्या चीज? हाँ जी, सब्सक्राइब, हाँ जी। पता है क्या होता है, कंपनी ना एप्लीकेशन मनी मंगवा लेगी पहले, फिर हो सकता है अलॉटमेंट मनी मंगवाए। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, सुनो, हो सकता है कंपनी सीधा बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी साथ में बेचनी है, और मैक्सिमम पता है क्या होता है, एक ही बारे में पैसे मंगवाते हैं, एक ही बारी में मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का चक्कर ही नहीं रखते। वो पता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कि लोग एक साथ पैसे ना दे, मान लो कंपनी को लगता था मुझे आज 5 करोड़ रुपए चाहिए हैं, 5 करोड़ 6 महीने बाद चाहिए, तो आज 10 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, आधे आज मंगवा लिए, फिर 6 महीने बाद बोल देते थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दो। अब कंपनी को लगता है ना मेरे को 5 करोड़ चाहिए, तो 5 करोड़ के शेयर इशू कर देती है सीधे, सारे पैसे दे दो अभी, या 10 करोड़ के 10 करोड़ मंगवा लेगी, बाकी सेविंग कर लेगी, एफडी करवा के छोड़ देगी, ब्याज कमाएगी। ठीक है? तो वो साथ में भी मंगवा सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि 23 करोड़ मान लो कंपनी ने मंगवाए हैं आज, तो इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड अप कैपिटल। जितना आपने मंगवाया आज तक, दोबारा से बता देता हूं, 100 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल बोलेंगे, जो मैंने बोला है कि मेरी कंपनी के पास अथॉरिटी है कि इतने पैसे मैं मंगवा सकता हूं। इशूड कैपिटल मैंने बोला मैं 50 करोड़ रुपए मंगवाना चाहता हूं, इशू कर दिए मैंने शेयर्स, उसमें से अभी तक 23 करोड़ मंगवाए हैं, ये क्या है? कोल्ड अप कैपिटल। और जितने इशू किए थे उसमें से जितने की कैपिटल लोग खरीदना चाह रहे हैं, जितने के शेयर्स, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब। अब आपने बहुत अच्छे से 12th अकाउंट्स में पढ़ा होगा शेयर कैपिटल का चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कंपनी पैसे मंगवाती है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं देते पैसे। तो क्या कोल्ड अप सारे आ जाते हैं क्या? 23 करोड़ मंगवाए, सारे के सारे आ गए? मान के चलो सिर्फ कितने आए हैं? 22 करोड़ रुपए, तो उसे क्या बोला जाएगा? पेड अप कैपिटल। और जो अभी 1 करोड़ रुपए नहीं आए, इसे क्या बोला जाता है? कॉल इन एरियर्स। समझ में आ गया? मुश्किल है क्या इसमें से कुछ? ये वही बात है कि मैं पापा ने बोला कि पॉकेट मनी बेटा तुम ले सकते हो महीने के 1000, तो ये तो मेरी अथॉरिटी है। मैंने पापा से मांगे कितने? 500। ये क्या हो गए? ईश्वर भाई मेरे को तो इतने दे दो। पापा ने एक्चुअल में दिए कितने? बोले मैं तो 400 दूंगा। ये सब्सक्राइब्ड है 400 में, तो अभी मेरे को 300 दे के गए, बोले 100 शाम को दूंगा। तो ये 300 क्या हो गए? पेड अप कैपिटल होगी। 100 अभी तक नहीं आए, वो कॉल इन एरियर हो गई। तो वही बात है ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल अथॉरिटी कितनी है कंपनी के पास? 100 करोड़ के शेयर्स मांग सकती है, इशू कर सकती है। इशू किए हैं 50 करोड़ के, उसमें से जनता खरीदने चाहती है 45 करोड़ के, तो ये क्या हो गए? सब्सक्राइब्ड। मैंने मांगे जनता से अभी 23 करोड़, ये क्या हो गए? कोल्ड अप। जनता ने दिए कितने?
22 करोड़, तो इसको क्या बोला जाएगा? पेड अप। जो अभी तक नहीं दिए उसको क्या बोला जाएगा? कॉल इन ईयर्स। आ गया समझ में? मुश्किल है कुछ? अभी पढ़ के देख लो फिर। व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? कहते हैं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी चाहे तो इसे बार बार बढ़वा सकती है, लेकिन इसके लिए इसको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी और कुछ फीस देनी होगी। फॉर्मेलिटीज क्या करनी होंगी आपको क्या लगता है? आरओसी पढ़ा था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, पढ़ा था क्या? इनकॉर्पोरेशन करवाना होता है कंपनी की तो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, बस उसके पास एप्लीकेशन भेजनी होगी कि हम हमारे एमओए में चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं। समझ में आ गया? issued share capital, what do you mean by issued share capital? It is that part of authorized capital which the company offers to the investor कि लो, ले लो शेयर। ठीक है? what is subscribed capital? what is subscribed share capital? क्या बोलेंगे भाई subscribed share capital को? it is that part of issued capital जो एक इन्वेस्टर एक्सेप्ट करता है, एग्री करता है कि हाँ इतने के हम शेयर ले लेंगे। कितने के एग्री किए थे? 46 करोड़ के। पेड अप कैपिटल क्या होता है? अच्छा एक चीज सुन लेना, पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ देख लो। मैंने कितने मांगे थे भाई जनता से? 50। सब्सक्राइब कितने किए? 46। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ लिख रहा हूँ देखो, यहाँ देख लो, 46 करोड़ के सब्सक्रिप्शन हुआ और मैंने 46 ही मंगा लिए, ठीक है, और 46 ही दे दिए। समझ पा रहे हो? 46 करोड़ तो मैंने मांगे, सब्सक्राइब किए लोगों ने, और मैंने बोला था एक ही बारे में सारे पैसे देने हैं। कोल्ड अप है ये, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये सब्सक्राइब्ड है, ये कोल्ड अप है जितने मैंने मंगवाए, और ये सारे दे भी दिए। तो क्या तीनों सेम अमाउंट नहीं है अब? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सब्सक्राइब, कोल्ड अप और पेड अप एक ही चीज हो गई, सेम ही हो गए? तो कह रहे हैं अगर कंपनी जितने पैसे मांगती है उतने पैसे लोग एक बार में दे दें तो फिर वो सेम ही बात हो जाती है भाई। ये थोड़ा सा यही लिखा है, कहते हैं इट इज दैट पेड अप कैपिटल क्या होती है? कहती है ये वो पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो इन्वेस्टर पे कर देता है, और कहते हैं नॉर्मली सभी कंपनीज एक ही बारी में पैसा मांग लेती हैं, तो इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल एक हो जाती है। हमने कितने के इशू किए थे? 50 करोड़ के ना। मान लो 50 करोड़ ही सब्सक्राइब कर दिया लोगों ने, मैंने 50 करोड़ ही मंगवा लिए और 50 करोड़ ही दे दिए, तो ये लाइन सही होगी ना? इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल एक ही हो जाती है। ठीक है? कंसेप्चुअली पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच अ कंपनी एक्चुअली इन्वेस्ट इन द बिजनेस। और कह रहे थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो पेड अप कैपिटल ही होती है जो कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो पैसा वही आया ना भाई। 100 करोड़ मांग सकता हूँ, 50 करोड़ मंगवाए हैं, 40 करोड़ लोग देने के लिए तैयार हैं, जिसमें से 23 मैंने लिए हैं, 23 में से एक्चुअल 22 करोड़ जो पेड अप कैपिटल है मेरे पास आई है। एक्चुअल में तो 22 ही करोड़ लगे हैं ना भाई बिजनेस में। तो यही लाइन तो लिखी है इन्होंने। कंसेप्चुअली तरीके से सोचोगे तो पेड अप कैपिटल ही वो क्या कैपिटल होती है जो एक्चुअल में बिजनेस में इन्वेस्ट की है कंपनी ने। आ गई ये बात समझ में? ठीक है जी, आगे करें। राइट शेयर्स क्या होते हैं? इतना समझो, अगर किसी के पास कोई चीज पहले से है और मार्केट में वो नई चीज आ रही है, तो कंपनी जिसके पास पहले से है उससे पूछती है क्या नई वाली चीज तुम लेना चाहोगे, फिर किसी और को वो बेचती है। एक बेसिक सा एग्जांपल है कि मान के चलो तुम मेरे पास पढ़ रहे हो 3-4 सालों से, और मैं हर साल क्या करता हूँ, मेरे बर्थडे पे एक एक फोन गिफ्ट करता हूँ सबको। पहले साल क्या मान लो, ठीक है, मान लो, सपने तैयार मत हो जाना, ठीक है, मान लो मैंने पहले साल दिया, दूसरे साल दिया, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल नए बच्चे आए, मैंने तुमसे पूछा तक नहीं, फोन उनको बांट दिया, तुम्हें कैसे लगेगा? बुरा लगेगा? बेशर्मो 4 बार तो फोन लेके अभी भी बुरा लगेगा? होगा ना भाई। हर साल आप हमसे पूछते हो, हमसे क्यों नहीं पूछा? हम आपके लॉयल कस्टमर हैं। इसी तरीके से एक शेयर होल्डर मान लो कंपनी के जब शेयर खरीदता है और वो कई सालों से उसके पास है, कंपनी ने नए शेयर इशू किए, उससे पूछा भी नहीं एक बार, तो उसको ये नहीं लगेगा अभी कंपनी में से पूछ तो लेती। एक लॉयलिटी का सवाल होता है। और प्रैक्टिकली देखें, एक सीधी सी बात बताओ, मान लो मैं कंपनी हूं, मैं जब भी शेयर इशू करता हूं तुम आते हो खरीद लेते हो, फिर शेयर इशू किए तुम आए फिर खरीद लिए, तो मैं भी पहले तुमसे नहीं पूछूंगा अगली बार जब इशू करूंगा, क्योंकि मेरे को श्योरिटी है तुम तो पैसा दे ही दोगे। नए बंदों के पास जाऊं, क्या पता 90% सब्सक्रिप्शन आए या ना आए, तो दोनों का फायदा होता है।
तो ये राइट शेयर्स बोला जाता है। जब कंपनी नए शेयर इशू करती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देती है कि तुम खरीद लो, तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीद लेगा, तो वो राइट शेयर्स कहलाते हैं। दीज शेयर्स आर दोज व्हिच अ कंपनी इश्यू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी इश्यूज सच काइंड ऑफ शेयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओनरशिप। एंड ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओनरशिप का क्या मतलब है? मान लो मैं तुम्हें शेयर देता हूं हर साल, तुम 40 लोग हो मान लो, तो सिर्फ 40 लोगों के पास ही ओनरशिप है ना मेरी कंपनी की, तो कंपनी क्यों चाहेगी और नए 40 लोग लेकर के आए? तुम 40 तो मेरे लॉयल शेयर होल्डर्स हो, हमेशा फेवर में वोट करते हो, भलाई की सोचते हो। जैसे ही 40 नए लोगों को इश्यू कर दिया, टोटल कितने हो गए? 80। तुम मान लो 40 के 40 हाँ करते थे, या एक सीधी सी बात मानो 40 शेयर होल्डर्स थे, 38 यस करते थे, तो यस होती थी ना, मेजोरिटी है साफ साफ। आज मैंने नई ओनरशिप ले आया 40 लोगों की, टोटल 80 हो गए। अब जैसे ही 38 यस करेंगे और 42 ने मना कर दिया, तो समझ रहे हो? कहाँ तो पूरी पूरी यस होती थी 95% तक लोगों की, और कहाँ 50% भी नहीं हुए जैसे ही मैंने ओनरशिप बढ़ाई। तो कंपनी ऐसा इसलिए करती है राइट शेयर इशू, ताकि क्या हो जाए, ओनरशिप भी प्रोटेक्ट होती रहे। समझ में आ गया? अब एमसीक्यू बस इसी तरीके से आएगा बेटा कि दी शेयर्स आर दोज व्हिच अ कंपनी इश्यूज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू प्रोटेक्ट द ओनरशिप ऑफ कंपनी। बता दो कौन सा होता है? क्या राइट शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी होते हैं, स्वेट इक्विटी होते हैं, बोनस शेयर होते हैं? तो राइट। अब बच्चे बोलते हैं कि सर एमसीक्यू आएगा पेपर, तो आप क्यों इतना हमें समझा रहे हो, इतना कर रहे हो? भाई एमसीक्यू अटेंड कब कर पाओगे? जब टॉपिक क्लियर होगा तभी एमसीक्यू कर पाओगे ना, टॉपिक ही नहीं पता फिर कहां से कर लोगे? समझ रहे हो ये चीज? जब सेमेस्टर 1 सीबीएसई बोर्ड का एमसीक्यू बेस्ड हुआ, तो आप एटलीस्ट, अब तो मान लो इतना समझा दिया, 2-3 नंबर का लिख के आना, तो कुछ भी लिखाओगे, लिख तो आओगे कुछ कम से कम। एमसीक्यू में तो क्या है, या तो सही या गलत, या तो आर या पार। ठीक है? तो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा एमसीक्यू नहीं कर पाओगे भाई। स्वेट इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? कहते हैं स्वेट इक्विटी वो शेयर होते हैं जो एक्सेप्शनल। भाई मान के चलो आप सब मेरी कंपनी में जॉब करते हैं, और जो लास्ट के दो हैं ये हमेशा अच्छा काम करते हैं, कंपनी की भलाई सोचते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा अच्छा अपना मतलब टाइम दिया, मेहनत की कि कंपनी नई हाइट्स पे चली गई, कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, तो मैं इनको सैलरी बढ़ा सकता हूँ, इनकी बोनस दे सकता हूँ, इसी तरीके से इक्विटी शेयर्स भी दे सकता हूँ, ताकि इनको ये फील आए कि अभी तक तो हम एम्प्लॉय थे, अब हमारे पास शेयर, अब तो हम कंपनी के ओनर्स हैं, हमें सैलरी के अलावा डिविडेंड भी मिलेगा। तो जब एक कंपनी अच्छे एम्प्लॉयज को शेयर इशू करती है तो वो स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। भाई तुमने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, तो बदले में कंपनी तुम्हें इक्विटी शेयर देगी, जिसका नाम क्या कहलाता है? स्वेट इक्विटी शेयर। कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं अपनी एक्सेप्शनल जॉब के लिए। उन्होंने अपना दिमाग दिया कंपनी को, अपनी थिंकिंग दी, नो हाउ दिया, दिमाग का लिए नहीं, निकाल के दे दिया, ऐसे ऊपर से खोपड़ी खोली और लो दिमाग। ऐसे नहीं कि कंपनी के लिए कुछ अच्छा सोचा, अपना टाइम डिवोट किया। समझ गए? इसी तरीके से एक बोनस शेयर होता है भाई, जब कंपनी बिना पैसे लिए जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उसके बिहाफ पे शेयर दे देती है, तो वो बोनस शेयर कहलाता है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो फटाफट से। इसके बाद आज हम प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ेंगे और डिबेंचर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। किस किस ने ये चीजें पहले से पढ़ रखी थी मेरे साथ? कल कौन कौन आया था? हाँ, तो तुमने पढ़ रखी है, ठीक है, इतना सोचो मत। मेरे पास मंजू का और हिमांशी का रिप्लाई आया है, बाकी बच्चे रिप्लाई कर दो भाई। जो रिप्लाई नहीं कर रहे ना बेटा, कभी तुम्हारा भी डाउट आएगा, और जब तुम पूछोगे ना फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर तुम्हें पता लगेगा कैसा लगता है। एक ऐसी तो लिखना है भाई, रिप्लाई करो फटाफट से। डन? यहां से सबको क्लियर है? अब फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपने वैसे पहले पढ़ा है, कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, पढ़ा हुआ है ना? शेयर के अकाउंट्स में पढ़ा था ना? चलो, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कहते हैं प्रेफरेंस शेयर मोर कॉमनली रेफर टू एज प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक क्यों बोला जा रहा है भाई इनको?
कोई प्रेफरेंस दी जाती है? आर शेयर्स ऑफ अ कंपनी स्टॉक विद डिविडेंड्स दैट आर पेड आउट टू शेयर बिफोर कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स आर इशूड। मतलब क्या है भाई कॉमन स्टॉक से? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उससे पहले इनको डिविडेंड इशू होता है। और अगर कंपनी बैंकरप्सी मतलब वाइंडिंग अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पहले पेमेंट की जाती है कंपनी के एसेट से कॉमन स्टॉक होल्डर से। ठीक है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब दोबारा से बढ़ के देखो, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स मोर कॉमनली नोन एज प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। यहां से बढ़ो, कहते हैं ये वो शेयर्स होते हैं कंपनी के स्टॉक जिनको डिविडेंड पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से। और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है, सॉरी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होती है किन से? इक्विटी शेयर होल्डर से। तो कहते हैं मैक्सिमम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, जबकि कॉमन स्टॉक को फिक्स नहीं मिलता। और इनको कहता है डू नॉट होल्ड वोटिंग राइट, नहीं होते लेकिन उनके पास वोटिंग राइट होते हैं। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी क्लास के। डन। कॉम्युलेटिव, नॉन कॉम्युलेटिव, रिडीमेबल, ये कोई बताना चाहेगा भाई? बताओगे? या तो तुम बताओगे या मैं पूछूं? कौन सा बेटर ऑप्शन? शुरू से शुरू हो जाओगे? नो सर, ये क्या था? हम तो है ही नहीं, हम ऐसे हो गया ना, ना मैं नहीं खेल रहा, मुझे खेलना ही नहीं है। ठीक है, आप भाई लास्ट। अब ये बोलेगे कि तेरे को तो बाहर चलियो मैं बताऊंगी पीछे से शुरू कर लो, अच्छी भली तुम्हारी बारी आई थी। आप बताएंगे, बता लास्ट। कॉम्युलेटिव क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे, आप बताओगे? अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ। पैसा? हाँ, मतलब नहीं, डिविडेंड ही होता है, मतलब ही। चलो भाई, देखो, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है? कह दो क्यों पका रहे हो सर बार बार? फिक्स रेट से मिलता है, 9%, 10%। कहते हैं कंपनी जब इशू करती है ना तो ये बोल देती है कि सुन शेयर होल्डर, किसी साल मान लो मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं दे पाई, तो वो इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हें अगली साल मिल जाएगा। अगर कंपनी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा वादा कर दिया कंपनी ने, तो वो शेयर होल्डर कौन से हो गए? कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। कॉम्युलेटिव मतलब इकट्ठा होना। अगर कंपनी किसी एक साल डिविडेंड नहीं दे पाती तो कंपनी क्या करती है? अगले साल वो डिविडेंड दे देती है, इकट्ठा होता रहेगा। ऐसा है तो कॉम्युलेटिव, ऐसा नहीं है तो नॉन कॉम्युलेटिव। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए और बोली मैं आपको 10 साल बाद वापस कर दूंगी, भाई आपके पैसे वापस कर दूंगी, शेयर वापस ले लूंगी, तो क्या कहलाएंगे वो? रिडीमेबल, रिडीम हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तुम्हें ऐसे समझ में आया कभी? गूगल पे या किसी से पेमेंट करते कूपन आता है, कूपन मिला है, इस कूपन को रिडीम करें। मूवी टिकट बुक की हो तो कूपन को रिडीम करें, मतलब इस कूपन को कंपनी को वापस लौटा दे, इसका बेनिफिट आप ले लें। तो रिडीमेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर वापस लौटा दो कंपनी को, पैसे वापस ले लो। कंपनी ने बोल दिया इतने समय के बाद ले लेंगे, तो रिडीमेबल। अगर नहीं बोला है तो नॉन रिडीमेबल होते हैं वो। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब, देखो, इनको बोला गया तुम्हें 10% डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी ने बोला मैं इतनी अच्छी हूं, 10% तो मिलेगा, कल को बहुत ज्यादा बच जाता है ना एक्सेस में, उसमें से भी थोड़ा सा मिल जाएगा। भी दो रोटी तो मिलेंगी, लेकिन रोटी अगर बच गई तो वो भी आके खा सकते हो तुम। तो वो क्या है? पार्टिसिपेटिंग। और बोल दिया ना 10% ही मिलेगा, दिख मत जाइए उसके बाद, जूते पड़ेंगे वरना, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला कि थोड़े टाइम बाद तुम इसे कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला इससे फायदा क्या? बोले बेवकूफ, वोटिंग राइट आ जाएगा, और तो और जितने भी बचेंगे सारा प्रॉफिट तेरे को मिलेगा। ऐसा ऑप्शन है कि थोड़े समय बाद कन्वर्ट करवा सकते हो, तो कन्वर्टिबल। ऑप्शन नहीं है तो नॉन कन्वर्टिबल। अब एक चीज मैं पूछूं, क्या एक शेयर ऐसा हो सकता है, सुन लो,
क्या एक शेयर ऐसा हो सकता है? कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर में चारों चीजें हो सकती है क्या? तीन चार चीज, कि उसका डिविडेंड भी इकट्ठा होता रहेगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड बचा तो वो भी मिल जाएगा, और वो कन्वर्ट करवाने का भी राइट हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक ही चीज होती है उनके पास, कि या तो ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आगे? पढ़ के देखते हैं फिर फटाफट से। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेबल इफ द कंपनी अर्न्स एडुकेट प्रॉफिट। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब दोगे? जब कंपनी में प्रॉफिट होंगे। कहते हैं लेकिन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के पास एडिशनल फीचर ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अनपेड डिविडेंड्स जो पिछले सालों में नहीं मिले वो मांग सकते हैं आने वाले सालों में। भाई जो डिविडेंड उन्हें नहीं मिल पाया था पिछले सालों में इनसफिशिएंट प्रॉफिट के कारण, अब क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं। नॉन कम्युलेटिव कहते हैं होल्डर जो होते हैं इसके नॉन कम्युलेटिव, उनको प्रेफरेंस डिविडेंड कब मिलता है? सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब प्रॉफिट हो। लेकिन मान लो अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ था, पैसा नहीं मिला अनपेड, तो वो नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, बाय बाय टाटा छुट्टी। ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। रिडीमेबल मतलब आर दोज शेयर्स विच आर रिडीम्ड और रिपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है, बाकी पढ़ के देखो एक बार। पढ़ो भाई फटाफट से। रिडीमेबल समझ में आया? एक स्टिपुलेटेड पीरियड का मतलब होता है बेटा एक टाइम पीरियड जो बताया गया था। पार्टिसिपेटिंग मतलब participating preference shareholders are entitled to share the surplus profit and surplus assets of the company in addition to preference dividend। जो मिल गया वो मिल गया, उसके अलावा और भी मांग सकते हो। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस एसेट्स। देखो इनको सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस एसेट मिल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहे। कन्वर्टिबल मतलब इनको ऑप्शन दिया जाता है कि चाहे तो अपनी होल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। एंड नॉन कन्वर्टेबल मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कन्वर्ट करवाने का, ये प्रेफरेंस ही रहेंगे हमेशा जब तक रिडीम नहीं हो जाते। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा नॉन रिडीमेबल नहीं दिया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि रिडीमेबल शेयर्स ही इशू कर सकती है कंपनी, ऐसे शेयर इशू नहीं कर सकती जो कभी रिडीम ही नहीं होंगे। ठीक है, आपको अभी क्या करना है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आपको ये जितने भी हैं ये अच्छे से पढ़ने हैं, और जो डाउट हो वो हम डिस्कस करें। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एक बार इसकी रीडिंग ले लें और फिर बताना। ठीक है, आप इसको पढ़ें सभी। ओके।
पढ़ लिया भाई सबने? पक्का? आगे पढ़ना है? हाँ जी। हाँ जी। ऑप्शन दिया जाता है बेटा। ऑप्शन होता है, देखो लिखा है ना, होल, या तो सारे, या पार्ट। आपके पास 100 शेयर है, सारे करवाना चाहते हो, पार्ट दे रहे हो, 20, 30, 50 करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। कंपनी ने तो ऑप्शन दे दिया, आप चाहो तो कल को कन्वर्ट करवा सकते हो, अब आपकी मर्जी, आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। ठीक है। डन। चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? चलो फिर, आज के लिए इतना डिस्कशन करेंगे भाई। डिवेंचर्स क्या होते हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? बस काफी। इसके बाद फिर आपका सिलेबस पूरे पेज पे चलेगा। ठीक है, फिर आपको रूटीन में आना है। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं नहीं आ रहे, आपका कोई फ्रेंड है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी, कुछ बच्चे हैं जो आज नहीं हैं, तो रूटीन में सबको आना है भाई, क्लासेस करनी है फिर। ठीक है, आपके कोई और फ्रेंड्स है जो अभी नहीं आ रहे तो आप कल से ज्वाइन करवा लें, उसके बाद फिर मैं सिलेबस रूटीन में करवाऊंगा, और आप जितने हैं आपको भी छुट्टी नहीं लेनी भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।